अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर जी के कैंप कार्यालय में, और यहाँ पर विधायक जी के प्रतिनिधि और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवनेश सिंघल जी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो गामड़ी रोड पे लीकेज हो रही है, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन में जो लीकेज हो रही है, पीने का पानी जो वहाँ पर बर्बाद हो रहा है, इसकी शिकायत यहाँ पर लगातार जो है लोगों की आ रही है। ऑफिस के अंदर लोग शिकायत कर रहे हैं, विधायक जी के पास शिकायत कर रहे हैं और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। कई गलियों में पानी नहीं आ रहा और पानी जो है जो पीने का है वो गटर में जा रहा है, सीवर में जा रहा है पीने का पानी, और वही सीवर का पानी वापसी यानी कि रिटर्न होके पाइपलाइन में जा रहा है। तो इस समस्या का समाधान के लिए भुवनेश जी के सामने हमने जो है इस शिकायत को रखा था, और अब इसमें क्या कार्रवाई हुई है ये स्टेटस जो है हम भुवनेश जी से जानेंगे। तो भुवनेश जी, क्या कार्रवाई इसमें हुई है? देखिए रंजीत जी, जो आपने मुझे बताया हंसराज डेयरी के पास, परसों जो आपने मुझे समस्या बताई थी कि वहाँ पर पाइपलाइन फट गई है, हमने वहाँ पर व्यक्ति को भेजा था। कल बात हुई थी मेरी, कल विधायक जी को ये सूचना दे दी थी उनके स्टाफ को। विधायक जी तो प्रदेश में मीटिंग में व्यस्त थे, तो उनके स्टाफ को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने आगे ही सूचना को फॉरवर्ड कर दिया, जल बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये सूचना पहुंचा दी थी, और ये सारी प्रक्रिया कल ही हो गई है। और आज लगभग अगले 2-1.5-2 घंटे के अंदर शाम तक वो लगभग जो है ठीक हो जाएगी समस्या। तो सर, इसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी या ऐसी जुगाड़ किया जाएगा? देखिए, अधिकारियों को बता दिया, आज वो देखकर सारी जानकारी शाम तक देंगे। संभवतः आज ठीक कर देंगे उसकी समस्या। उसके बाद भी यदि आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई अभी इसमें कमी बेशी रह गई है तो आप हमें जानकारी दें, फिर अधिकारियों को पुनः कहेंगे उनसे। सर, इसमें 4-5 बार तो रिपेयर हो चुकी है। रिपेयर की गुंजाइश इसमें मुझे लगती है कि इसमें रिपेयर की गुंजाइश है। हमें लगता है कि पाइपलाइन इसमें चेंज होनी चाहिए या कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, तो उस तरीके से ये हो सकता है। चलिए आज देखते हैं पहले अधिकारी क्या कहते हैं ना, क्योंकि परसों ही आपने मुझे बताया है। आज देखते हैं अधिकारियों का जो भी जैसा भी मत होगा वो एक निश्चित रूप से तय करके बताएंगे कि यहाँ पर पाइपलाइन बदली जानी है नहीं। मैं और अभी आपने ध्यान दिला दिया तो मैं एक बार उनके संज्ञान में फिर डाल देता हूँ अधिकारियों के। अगर वहाँ पाइपलाइन बदलनी होगी तो मुझे लगता है पाइपलाइन भी बदली जाएगी, इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बदली जाएगी निश्चित रूप से। तो सर, एक कॉमेंट मैं आपसे चाहता था दिल्ली जल बोर्ड के विषय में। यानी कि जो दिल्ली जल बोर्ड की जो स्थिति पहले थी और आज की स्थिति है, ये मतलब क्या बना दिया दिल्ली जल बोर्ड को? जो दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी है किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनके पास तकनीक है, ये क्या हाल दिल्ली जल बोर्ड का जो है वो कर दिया है? देखिए, स्थितियाँ बहुत ख़राब आज की डेट में। यदि वास्तविकता को जानना चाहें, ये बात कहते हुए भी शर्म महसूस होती है कि हम आज भी देश के लगभग 7 दशक से अधिक आज़ादी को हो गए और देश की राजधानी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, और आज भी हमको पानी जैसे विषयों पर ये बैठकर बातें करनी पड़ रही है, पानी जैसे विषयों पर चर्चाएं करनी पड़ रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का। विशेषकर इस दिल्ली की जनता को विगत अनेक वर्षों से कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। पहले शीला सरकार रही, तब भी पानी की समस्याएं निरंतर बनी रहीं, मगर जब से केजरीवाल जी आए हैं इन्होंने तो मतलब स्थिति को बद से बदतर बना दिया। आज पानी के लिए पूरे क्षेत्र के अंदर त्राहिमाम जनता कर रही है। पानी ये सरकार दे नहीं पा रही और शराब के ठेके घर घर खोल रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखिए आप, इसकी कल्पना कीजिए कभी मन के अंदर। पानी आप दे नहीं पा रहे और शराब घर घर पहुंचा रहे हो। ये सर जो अभी चुनाव अन्य राज्यों में होने हैं, तो केजरीवाल जी कौन सा दिल्ली मॉडल जो है वहाँ पे लेके जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ये फ्री देंगे, कौन से ऑफर दे रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आपने अभी उत्तराखंड में उन्होंने कहा, पंजाब में वो अक्सर कहते रहते, भी उत्तराखंड में उन्होंने कहा है कि हम घर घर आपको पानी देंगे और अनेक चीज़ें फ्री देंगे, 1000 रुपये देंगे, है ना। अब स्थिति देखिए कि नशा मुक्त का नारा एक नया उन्होंने कहा है दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड में कि नशा मुक्त का नारा। अरे भैया, आप दिल्ली की सरकार में 7 साल से बैठे हैं, आप 7 सालों के अंदर आज इसी वर्ष के अंदर बतानो तत्काल की घटना 840 नए शराब केंद्र, शराब के ठेके 840, छोटी सी दिल्ली जिसके अंदर अब 840 नए शराब के ठेके खोलने जा रहे हैं। और आप उत्तराखंड में जाकर वहाँ की भोली वाली जनता को, पहाड़ों की भोली जनता को आप बरगला रहे। आप दिल्ली मॉडल वहाँ पर बनाना चाहते हैं क्या? दिल्ली की सरकार, आज दिल्ली का, देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल है, घर की महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं कि स्थिति को क्या बना दिया गया है। आप सोचिए, शराब के ठेके खुलेंगे तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, घर की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। घरेलू हिंसा, छोटे मोटे अपराध, सबकी जननी शराब है, और आप उस शराब के ठेके घर घर खोल ले। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ दिल्ली मॉडल है क्या वास्तव में, जो ये लेके जा रहे हैं वो दिल्ली मॉडल वास्तव में क्या है? भाई देखिए, इन्हीं का झूठ का एक पुलिंदा, झूठ का बड़ा
महल इन्होंने बनाया, हवाई महल, वही इनका केवल केजरीवाल मॉडल है, इसके अलावा कोई नहीं है। बस केवल फर्क इतना है कि इन्होंने उस झूठ के पुलिंदा का जो एक बड़ा सा उन्होंने आशियाना बनाया है झूठ का, उसके आगे अपना बड़ा सा एक होर्डिंग लगा रखा है, विज्ञापन लगा रखा है कि ये देखिए राजमहल हमने बना दिया दिल्ली को। दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं ये लोग। आप देखिए बारिश में क्या स्थिति थी, बारिश में नावें चलाने की स्थिति गलियों में आ गई थी। बच्चे मैंने देखा गंदे पानी में नहा रहे थे, घुटनों घुटनों तक का पानी गलियों में। अब ये यमुना में जैसे झाग आता है तो कह देते हैं भाई हरियाणा की तरफ से आ रहा है, मतलब ये अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? सरकार यही विडंबना है। देखिए रंजीत भाई, आप स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए कि धुआं आता है तो वो पंजाब बेचता है, पानी ज़्यादा आ जाए तो हरियाणा बेचता है, कम आए तो हरियाणा गड़बड़ करता है, गंदा आ जाए तो हरियाणा करता है। अरे भाई आप दिल्ली की सरकार में बैठे हो, आप क्या करने के लिए बैठे हो? आपके दायित्व क्या, आपकी जवाबदेही क्या है इस दिल्ली की जनता के प्रति? ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। केवल ये कह देने भर से कि ये दिल्ली का केस है, ये हरियाणा का केस है, हमारा कुछ नहीं। आपका क्या है? आपका सिर्फ अखलाक को पैसे देना है, अखलाक को नौकरी देना है। यूपी का एक व्यक्ति अखलाक में एक गौ माता की हत्या के केस में जब वो पकड़ा जाता है या दंडित कर दिया जाता है या मॉब लिंचिंग में वो मारा जाता है, भले ही ठीक है उसका कसूर ना हो सकता है जनता ने उसको मार दिया हो, जनता इसकी दोषी है तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। आप दिल्ली से बैठकर अखलाक के लिए 1 करोड़ रुपया दे देते हो और एक फ्लैट दे देते हो दिल्ली के अंदर उसको। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या केवल आपको इसीलिए जिताया था? सर निर्भया कांड में जो एक नाबालिग दोषी था, जो यानी कि नाबालिग होने की वजह से शायद बच गया था, तो उसको भी हमने सुना था कि उसको भी इन्होंने जो है यानी मशीन और 10,000 रुपये, सिलाई वाली मशीन और 10,000 रुपये के करीब ऐसी खबर आई थी। सर ये हर स्थिति को देख लिए, कोई एक ऐसा केस नहीं है। ये इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, ये धर्मवाद के ऊपर जो इन्होंने राजनीतिक रूप से जनता को बांटने का प्रयास किया, ये इस दिल्ली की जनता के, इस देश के, इस राष्ट्र के बड़े दोषी हैं। आने वाला समय निर्धारित करेगा कि इन दोषियों को जनता किस प्रकार की सजा देना चाहती है। इन्होंने जब सत्ता में ये लोग रहे हैं, इन्होंने तुष्टीकरण की नीति की है। केवल एक ये निर्भया वाला कांड नहीं, केवल एक अखलाक वाला कांड नहीं, आप देख लिए नारंग को जब घर के अंदर पटाखे फोड़ते हुए, उसके घर के बाहर जब वो दीपावली के दिन पटाखे फोड़ रहा था, तो वहाँ के बांग्लादेशी ने मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, जिनको आप लोग बसा रहे बांग्लादेश मुसलमानों में उसे घर के बाहर दरवाजे पर मार दिया था। आप सिलमपुर की घटना देख लीजिएगा, वो रणजीत नाम का लड़का था, क्या कसूर था उसका? केवल हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, हनुमान चालीसा वाले को उसको गोद के इन्होंने चाकुओं से मार दिया था। आप ताहिर हुसैन को देख लीजिए, दंगे हुए थे अभी दिल्ली के अंदर, आपने फरवरी में देखा था। अंकित शर्मा को घर में ले जाकर चाकुओं से 400 चाकुओं से गोद कर मार दिया। नृशंस हत्या का काष्ठा को देखिए, दिलबर नेगी को करावल नगर के अंदर टुकड़े टुकड़े काटकर, पहले उसके हाथ काटे गए, उसके पैर काट दिए गए, जब भी वो नहीं मरा तो उसको जलाकर मार दिया गया। इस हद तक की तुष्टीकरण की नीति, और आप लोग चुपचाप बैठ जाते हैं घरों में। लेकिन केजरीवाल जी ट्रेन चला रहे हैं अयोध्या के लिए, दिल्ली से अयोध्या के लिए ट्रेन चला रहे हैं। यार 900, हमारे यहाँ पर कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये स्थिति केजरीवाल को है। दिल्ली के अंदर आप दंगे कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और आज राम मंदिर जब बनने जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेन चलाएंगे। जिस दिन राम मंदिर के लिए दिल्ली की जनता और इस देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा था, उस दिन आपकी नानी ये कह रही थी कि मेरा भगवान मेरे राम जो है कभी बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर नहीं रहेंगे। आज आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। आप दर्शन करने जाते हैं और आज आप कहते हैं मैं राम मंदिर के लिए ट्रेन चलाऊंगा निःशुल्क। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि राजनीति के लिए भगवान राम के नाम का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहने का मतलब है ना सर आपका? मैं तो कहता हूं प्रभु राम के लिए अगर राजनीति करी जाए तो ये तो सौभाग्य की बात है। राम के लिए राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं अपने भगवान राम के लिए राजनीति करने आया हूं। मैं दावे से आपके चैनल से कहता हूं मुझे कोई गुरेज नहीं है। यदि मुझे अपने प्रभु श्री राम के चरणों के लिए, उनके चरणों के प्रताप को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके दर्शन कराने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए यदि सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है बात कहते हुए। मगर राम के नाम पर आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, ये दुत्कारने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये हिंदू वोट बैंक जो है, जो यानी कि नाराज हिंदू वोट बैंक जो था, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, इसको साधना मैं नहीं मानूंगा। ये साधना क्या होता है? हिंदुओं को क्या साधेंगे आप हिंदू जन्म में, हिंदू धर्म के अंदर जन्मे हो, आपका कर्तव्य, आपका धर्म ये कहता है कि आप हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है आप इसका उलट ये ना मान ले कि आप मुस्लिमों के विरोधी हो जाए। आप मुस्लिमों के स्तर पर सम्मान करें, मगर आप जिस धर्म में जन्मे हो, धर्म हमारा पिता होता है, आप उससे बगावत करके नहीं जीवन जी सकते हो। ये बिल्कुल दुत्कारने योग्य बात है। मुझे अपनी एक छंद की
पंक्तियां भी याद आती है, आपने अच्छा ध्यान दिलाया कि अच्छे दिन हम मांगते, अच्छे अच्छे लोग। आपको स्थितियां मैं बताता हूं, इसमें सारे राजनीतिक दल, भाजपा के विपक्ष में जितने भी खड़े हुए दल हैं, उन सबको आईना दिखाने का प्रयास करता हूं अपनी 6 पंक्तियों के एक छंद के माध्यम से कि अच्छे दिन हम मांगते। आजकल सारे दल मोदी से कहते हैं कि हमको अच्छे दिन चाहिए, अच्छे दिन चाहिए, अच्छे दिन। मगर समझना होगा कि अच्छे दिनों की परिभाषा क्या है। अच्छे दिन तो केजरीवाल के लिए ये हो गए कि उनका ताहिर हुसैन जैसे पार्षद इस दिल्ली के अंदर दंगा करा देते हैं तो वो उसको अच्छे दिन मानते हैं। केजरीवाल सरकार के लिए आज 840 नए शराब के ठेके खोल रहे हैं, क्या वो उसको अच्छे दिन मांगते हैं? मगर अच्छे दिन होते क्या, आपको बता देना चाहता हूं। राम मंदिर जब बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनता है, तो शायद उसको अच्छे दिन कहते हैं। जनता से पूछेगा, निश्चित रूप से जनता कहेगी यहां यही अच्छे दिन की हमने कल्पना की थी। धारा 370 जब हटा दी जाती है तब लगता है कि शायद अच्छे दिन आ गए। 4 पंक्तियां, निकाह हलाला जो आपका एक अभिशाप महिलाओं पर, हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर अभिशाप बना हुआ था, उसको कानूनन उसको प्रक्रिया में लाकर उससे उन महिलाओं को, उन बहनों को मुक्ति दिलाई। ये बड़ा काम मोदी सरकार ने किया, इसको अच्छे दिन कहते हैं। छंद कहता हूं कि अच्छे दिन हम मांगते अच्छे अच्छे लोग। बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग जो अनेकों वर्षों तक सत्ताओं में मलाई चाटते रहे और तुष्टीकरण की राजनीति की, आज वो भी अच्छे दिन का ताना देते हैं। तब कहता हूं कि अच्छे दिन हम मांगते अच्छे अच्छे लोग, मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग, और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी, और नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। आज ये लोग मंदिर जाने की बातें करते हैं। कभी यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था, जनता सुन ले इसको, आपके चैनल के माध्यम से सुन ले, राहुल गांधी ने एक समय ये कहा था कि जो लोग मंदिर दर्शनों करने जाते हैं, लाइनों में लगने जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आज ये राहुल गांधी बताएं कि आखिर वो आज कौन सी लड़कियां छेड़ने जाती हैं? यदि लड़कियां छेड़ी जा रही थी तो आज आप कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। आप राम मंदिर भी जाते हैं, अन्य मंदिर भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में आप प्रचार करने जाते हैं आज आप उस क्षेत्र में मंदिर जाने लगे। ये अच्छे दिन होते। ये मोदी ने बड़ा काम किया है कि आज देश की सभी विपक्षी दल आज राम मंदिर की ओर लौट के आ रहे हैं, हिंदू आस्था की ओर लौट कर आ रहे हैं। ये बड़ा काम किया है। भुवनेश सिंघल जी का साफ तौर पर यह कहना है कि मोदी जी का असर आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार का कितना असर है। राम मंदिर बनने के बाद में जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे नेता हैं, वो राम मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि भाई आगे जो है हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, तो भगवान श्री राम के नाम के सहारे अपनी नैया को पार लगाने की तैयारी जो है वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, यहाँ के नेता कर रहे हैं। और ये मेहनत जो है ये किसकी है, ये आप समझ सकते हैं किसने राम मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ी और कैसे जो है ये मंदिर आज अस्तित्व में सबके सामने आज प्रस्तुत हो रहा है और इसका निर्माण किया जा रहा है और भव्य निर्माण इसका किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार में ये सारे बड़े काम हुए हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आगे भी इस प्रकार के बड़े काम इस देश में होते रहेंगे। निश्चित रूप से अगली बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी सरकार पुनः बनेगी, हमारा प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे निश्चित रूप से, और देश के हित में हम सदैव कार्यरत रहेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।